यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। 5, 4, 3, 2, 1। कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई न कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अभिषेक यादव व्लॉग्स पर। आज की कहानी एक ऐसे किले को लेकर है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगहों का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे ऊपर होता है। दिल्ली से लगभग 245 किलोमीटर दूर और राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा ये किला जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले को लेकर इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं। जब मुझे और मेरे मित्रों को इस किले के बारे में मालूम हुआ तो हम लोगों ने वहां जाने का प्लान बनाया। लेकिन हम लोग वहां जा तो रहे थे लेकिन डर हमारे दिल में था, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है उसने बोर्ड पर यह साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान को इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ के किले में जा सकते हैं पर अंधेरे होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक किला जो कि कभी खुशहाल हुआ करता था आज खंडहर और भूतिया बन चुका है। यह जानने के लिए हमें इस किले का इतिहास पढ़ना होगा, क्योंकि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। मगर भानगढ़ का किला एक ऐसा किला है कि इसको किसने बनवाया इसका तो इतिहास में जिक्र है, पर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। अब जब इतिहास के पन्ने पलटने के बाद हमें इस किले के तबाह होने की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो हमने वहां मौजूद लोगों से इस किले के बारे में जानने की कोशिश की। जब हम उन लोगों से बात कर रहे थे तो हमें इस किले से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुनने को मिली। उन कहानियों में भी दो ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास आने को बोला। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास गए तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन की किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। कहते हैं कि उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात का हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगले 2 पीढ़ी तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत आई और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा
यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40 अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के दिए हुए श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है, और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से होता है। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की, जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले की महल में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजकुमारों के शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था। उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया जो कि एक तांत्रिक था, और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा, तभी से वह उन पर बुरी तरह फिदा हो गया, और अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए कई तरीके ढूंढ निकाले, और अब वो सही मौके की फिराक में लग गया, और आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। हुआ कुछ यूं कि राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो दासी राजकुमार के लिए इत्र खरीदने आई थी, और तांत्रिक सिंधिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीद कर वापस जाने लगी, तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो इत्र दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस इत्र के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी इत्र लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची, और जब वो इत्र उसने राजकुमारी को दिया, तो उस इत्र को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं जो राजकुमारी रत्नावती थी वो भी बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए इत्र देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस इत्र पर किसी ने काला जादू किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुमसे कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंधिया के बारे में उन्हें बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी रत्नावती को सारा मामला समझ में आ गया, और उन्होंने वो इत्र की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल सिंधिया ने उस इत्र पर एक ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद व खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो इत्र बिखरा, उसी पत्थर के अंदर वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अब वो पत्थर खुद व खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंधिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया, और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा रह पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे, और इन सभी लोगों की आत्माएं सालों साल भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। यह श्राप देने के बाद तांत्रिक तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पास के एक राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचाती है, और जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया, और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रोज रात को 12 बजे बाजार सजता है।
खंडर हुई इमारतें फिर खड़ी हो जाती हैं। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाया करता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उनको रात को अंदर से हंसने और चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज़, जैसे अंदर कोई नाच रहा हो। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ के किले के अंदर जो भी रात में गया वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसके दिमाग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो किसी से बात नहीं कर पाता और फिर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज इस किले के बारे में मशहूर है, और वो ये है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया, ताकि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नज़र से बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ के किले में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए वहाँ किसी खजाने के छुपे होने की बात में भी कितनी सच्चाई है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और है कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, और यही चीज़ भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नृतकों की हवेली है उसमें से किसी को घुंघरुओं की बजने की आवाज़ आती है, तो किसी को ऐसा लगता है जैसे इनका कोई गला घोंट रहा हो। तो किसी का कहना है कि जब वो राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गए तो उन्हें वहाँ पर थप्पड़ पड़े। इन खबरों के बाहर आने के बाद तब से लेकर आज तक कई बड़े न्यूज़ चैनल्स की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के अंधेरे में वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं, और सभी लोग अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाले यंत्र भी लेकर गए थे। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहाँ किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला, और ना ही उन्हें कोई सजे हुए बाजार दिखे और ना ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना और पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं या फिर सुनाई देती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अभिषेक यादव व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी लोगों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।